नमस्कार सभी को। मैं संजय सिंह चौहान आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। एक नई चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 100th ईयर ऑफ नोबेल प्राइज टू द अल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन जी को जो कि नोबेल प्राइज मिला था वो 1921 में मिला था। वो उन्होंने जो सर्विसेज दी टू द थ्योरेटिकल फिजिक्स के बारे में उन्होंने इतना कुछ लिखा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा बच्चों, जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में आज हम लोग बहुत ज्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंफर्म है कि आज यहां से आप लोग सीख के जाएंगे। ओके। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर उनके किए गए योगदान के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन जी को 1921 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो जस्ट उन्हीं की कुछ एक चीजों को हम लोग कुछ बेस बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या हुआ उस दौर के दशक में, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा धीमे धीमे, और क्या 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 चीजें आगे बढ़ी। और फिर हम लोग उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जानेंगे क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक मीन्स क्या। हाँ जी, इलेक्ट्रिक मीन्स आपके घर में जो बिजली आती है। तो मीन्स फोटो से यानी लाइट से कुछ हमारे को एनर्जी मिले, उस एनर्जी को यूज करके हम उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा सके। तो उस प्रोसेस को, उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई थी और उसके बारे में हम लोग धीमे धीमे से जानेंगे। तो सबसे पहले तो 1905 से अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन जी की बात करें तो 1905 से हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। ये बहुत वंडर ईयर के बारे में, एक बहुत वंडर ईयर के तौर पर एक हुआ था, क्योंकि उस समय आप ये समझिए ब्राउनियन मोशन के बारे में बहुत अच्छी रिसर्च चल रही थी। फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सभी जो टॉपिक्स हैं अपने बारे में अपने बहुत ही ज़्यादा महत्वता रखते हैं फिजिक्स की कई अलग अलग ब्रांचेस में। एंड फिजिक्स में हम लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े से पढ़ते हैं इन चीज़ों को। अच्छा जी, तो थोड़ा सा अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के बारे में, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि 1905 में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उनके जरिए जो बताया गया वो क्या था। तो 1905 के अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिक्स में जो उनका एक पेपर ट्रांसलेशन छपा था, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और इस पर आप नेट पर सर्च करके इस पेपर को, ओरिजिनल पेपर को पढ़ सकते हैं कि ओरिजिनली अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने क्या कहा था उस समय पर। तो उसका वॉल्यूम 33 है। मई 1965 को ये जो भी है पेपर है, पेज 367 से 374 पर आपको, ये नेट पर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और इसका टाइटल है कंसर्निंग द ह्यूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है। मीन्स जो उस समय रिसर्चेस हो रही थी वो इतनी ज्यादा कुछ नई रिसर्चेस थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों था। अच्छा, तो कंसर्निंग द ह्यूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स द एमिशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइट, ये आपको टाइटल के तौर पर आपको मिलेगा जो अमेरिका जर्नल ऑफ फिजिक्स में जो आइंस्टाइन जी का जो पेपर जो रिलीज हुआ था। अच्छा जी, तो उससे पहले आपने लाइट के बारे में पढ़ा। लाइट के बारे में आप बच्चों ने आपने पूरे टाइम आपने ये देखा कि भैया लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल नेचर को बारे में पढ़ा। फिर हाइजन जी ने बताया, उसके वेव नेचर के बारे में हम पढ़ा। और उस टाइम पर एक ऐसा दौर चला जब पूरे टाइम ये लोगों के बीच में असहमति होती रही कि किसकी थ्योरी सही है और किसकी थ्योरी गलत है, कैसा क्या है क्या नहीं है। तो इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेस हुई धीमे धीमे, किसी की अलग थ्योरी थी, किसी की अलग थ्योरी थी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जब ये इस टॉपिक के ऊपर सर्चेस होने लगा तो भैया अल्बर्ट आइंस्टाइन जी की थ्योरी से पहले ही ये रिसर्चेस चालू हो गई थी।
तो सबसे पहले तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये जान लें कि किस किस हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट को किस किस टाइम पर उन्हें नोबेल प्राइजेस से नवाजा गया। तो 1905 में लेनार्ड जी को 1905 में लेनार्ड जी को, हम आप आगे पढ़ेंगे उनके रिसर्च के बारे में, लेनार्ड जी को नोबेल प्राइज मिला। फिर द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन जी को 1921 में, सोचिए 1905 में उनका पेपर रिलीज हुआ था, उसके बाद उन्हें नोबेल प्राइज मिलते मिलते कितना समय लग गया। उसके बाद उस पर और रिसर्चेस हुई। फिर मिल्कन जी को भी 1923 में इसके ऊपर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो आप जरा समझिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप जानते होंगे, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके बारे में उससे कितना ज्यादा फेमस हुए, बट ताज्जुब की बात कि उन्हें नोबेल प्राइज उस पर नहीं मिला, उन्हें नोबेल प्राइज मिला उनके काम जो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किए थे। सिमिलरली मिल्कन जी को नोबेल प्राइज, आपने मिल्कन जी का बहुत ही ज्यादा फेमस उनका जो रहा था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ई निकाला था, उसकी वजह से उनको नहीं मिला, उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, बट उन्हें मिला किसकी वजह से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अच्छा जी, तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, इसके बारे में बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। तो भैया बहुत पहले आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और बच्चों ने जाना होगा कि जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, कौन सा ईयर 1897 में। और आफ्टर दैट इसके बाद तो फिर ये कंफर्म हो गया कि भैया मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भैया एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग उनकी प्रॉपर्टी होती है और उस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, तब आगे की बात कर लेते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन ठीक है एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होता है भैया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्या कोई चार्ज होता है, क्या नहीं होता है? तो इसके लिए रॉबर्ट मिल्कन जी ने, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनका बहुत ही फेमस क्या रहा, रॉबर्ट्स मिल्कन, जो मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ई के बारे में बताया। तो हाँ भैया एक चीज पता चल गई कि हाँ भैया मेटल होती है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है भैया 1.6 × 10⁻19, जो भी कूलम हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, तो अब इसकी बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में रिसर्च की बिल्कुल शुरुआत कहाँ से हुई? तो भैया आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे मिस्टर हेनरिक हर्स्ट, और आप ये देखकर ताज्जुब करेंगे, चूंकि यहाँ लिखा है, आपने देखा कि 1857 से उनका जीवन सिर्फ 1894 तक, सिर्फ 37 साल वो जिए, और उसमें ही उन्होंने इतने अच्छे कारनामे करके दिखाए फिजिक्स के क्षेत्र में। तो आप उनके बारे में जरा देखिए, उन्होंने 1887 को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, और जिससे ये पता चला कि भैया लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच इज ट्रेवलिंग इन द वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की हमें वैक्यूम में स्पीड पता चली और कई सारी चीजों के बारे में हमने जाना। इवन आप ये समझिए कि जो हर्ट्ज जी हैं, इन्होंने ईएम वेव को अपनी लैब में प्रोड्यूस करके देखा, यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा एक ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर में ये जो दो छोटे छोटे कॉपर के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर उन्होंने एक स्पार्क प्रोड्यूस किया, और रिसीविंग एंड पर आपको जिस जगह जो दो कॉपर के एंड दिख रहे हैं उस जगह पर उनको फिर से एक स्पार्क मिला, यानी यहाँ पर कुछ प्रोड्यूस हुआ, वो ट्रेवल करके गया वहां तक। तो देयर इज समथिंग व्हिच इज ट्रेवलिंग अराउंड द स्पेस। तो ये एक लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करके दिखाया गया। इससे ये पता चला कि अगर ये वेव है, वेव की तरह आगे चलती है, तो एक जगह डिस्टरबेंस क्रिएट कहीं होता है तो वो डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल करता है। अच्छा जी, तो इसमें क्या क्या भैया हमको थोड़ी सी चीजों को यूज क्या देखा हमने? तो भैया हाई एसी वोल्टेज को उन्होंने अप्लाई किया था,
स्पार्क्स जो होते हैं वो उनको थोड़ा सा एडजस्टेबल हो सकते हैं, उनके पाथ को कम या ज़्यादा किया जा सकता था। उसके अंदर जो वेव थी उसके आलसी ऑसिलेशंस जो थे वो किस हिसाब से बनाए गए, वो थ्योरी आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ओमेगा को आप रख दीजिए 1/√LC के बराबर और L और C की वैल्यू को मैनेज कर दीजिए, आपको EM वेव की ओमेगा की वैल्यू पता चलती रहेगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चलती रहेगी। अच्छा जी, अब बाद में हर्ट्ज जी ने क्या किया, एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया, एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, तो जिससे कारण वो उसको और स्टडी कर सकते हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ सकते थे। अच्छा, धीमे धीमे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते ये फोटो इलेक्ट्रिक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले नाम आता है, चूंकि आपने नोबेल प्राइज में भी सबसे पहले नाम देखा होगा, किसका था, लेनार्ड जी का। तो उनका पूरा नाम फिलिप एडवर्ड एंटन लेनार्ड जी। अच्छा जी, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट जो किए 1899 से 1902 तक एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, और आइंस्टीन ने भी, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने भी उस थ्योरी को यूज किया, उस डेटा को यूज किया टू सपोर्ट इस थ्योरी। ओके, तो चलिए, और था क्या, उन्होंने ये देखा, लेनार्ड जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, लेनार्ड जी ने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर कोई मेटालिक सरफेस होती है, कोई भी मेटल है, ये प्रूफ हो चुका है भी, ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फ्लो करा दे तो करंट, अगर चार्जेस फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो होता है, ये चीज हमको पता है। अच्छा जी, तो भैया अगर मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको हमें फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कुछ है, कुछ एनर्जी बाउंडेड होते होंगे भैया, कुछ एनर्जी देने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लेनार्ड जी ने उस मेटल के ऊपर यूवी लाइट को गिराया, यूवी लाइट को गिराया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को गिराया। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसके ऊपर गिरा, एंड दैट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज हैविंग सर्टेन एनर्जी, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, और वो एनर्जी जैसे ही मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को मिली, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना चालू हो गए। तो ये एक भैया एक्सपेरिमेंट की बहुत बड़ी बात थी कि हमने लाइट गिराई मेटल पर और इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो गए। लाइट गिराई, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। बट देखिए, कुछ एक चीजें थी जो समझ में आने से पहले समझ में नहीं आ रही थी। क्या भाई, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, क्या हम उन इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अगर स्पीड को यानी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो कुछ पहले से एनर्जी कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे आप। तो पहले से एनर्जी एक्स्ट्रा देने की बजाय, पहले से एनर्जी एक्स्ट्रा देने के लिए इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है। इंटेंसिटी यानी पहले अगर मान लीजिए हमने 100 वाट का बल्ब लगाया, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बताएं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर हमने 100 वाट का बल्ब लगाया, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो क्या 1000 वाट का बल्ब लगाने से और क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है क्या? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब 1000 वाट हमने पावर बढ़ा दी है तो एनर्जी बढ़ा दी है, एनर्जी बढ़ा दी है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। बट ऐसा हो ही नहीं रहा था, ऐसा हो ही नहीं रहा था। लेनार्ड जी ने देखा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो उसका मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि करंट बढ़ गया, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। अच्छा, तो उन्होंने ऐसे करके बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन यूवी लाइट फॉल्स ऑन इट। चलिए भाई, सेकेंड, कैन बी स्टॉप्ड बाय वेरी स्मॉल नेगेटिव पोटेंशियल। अब जरा सोचिए, यहां से एक मेटालिक सरफेस पे हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को निकाला और सामने अगर हमने किसी जगह पर नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया तो नेगेटिव को तो रिपल करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रुक जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती तो ये निकल जाते। तो इन्होंने देखा थोड़ा सा ही नेगेटिव पोटेंशियल लगाने के बाद ये रुक जाते हैं। ये देखा कि उस नेगेटिव पोटेंशियल को ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलने लगे। अच्छा जी, तो ये भी चीज और थी कि भैया काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। चलिए भैया,
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमने ये मान लिया कि चलो उस समय देख लिया हमने कि इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही। चलिए भैया, तो उसके बाद लेनार्ड जी ने कंक्लूजन दिया दैट देखिए सबसे पहले कि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, वो कंक्लूजन उनका सर्वाइव नहीं किया जाता टाइम तक। उन्होंने ये बोला कि दस द एनर्जी एट एस्केप डू नॉट कम फ्रॉम द लाइट एट ऑल। उन्होंने कहा लाइट से एनर्जी तो आई नहीं रही, ये इलेक्ट्रॉन या एटम के अंदर कहीं से आ रही है। तो इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया और खैर आगे उसके बाद मिल्टन जी ने और आइंस्टाइन जी ने उसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस टॉपिक के ऊपर खोज अपनी चर्चाएं जारी रखी। अच्छा, तो एक डायरेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और ये निकल के आया प्लांक्स कांस्टेंट के जरिए, इसको हमने देखा। पहले डिस्क्रीट एनर्जी क्वांटा के बारे में रिसर्च हुई थी पहले, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सबसे पहले। तो उस जरा एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और रिसर्च करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर हुआ क्या था। सबसे पहले तो इसमें कुछ एक टर्म्स आने वाले हैं जिनको हम बारी बारी से थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, टर्म्स क्या क्या है? पहला टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी यानी हम फ्रीक्वेंसी की बात करने वाले, फ्रीक्वेंसी, हाँ जी। फिर उसके बाद वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन क्या होता है भैया, इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, तो हमने एक चीज तो देख ली थी लेनार्ड जी के एक्सपेरिमेंट से कि हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, करंट बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, करंट बढ़ता है। अच्छा जी, तो जरा एक चीज हमने देखी कि अगर हमने जैसे कि पहले भी करके देखा कि हमने और हायर इंटेंसिटी लगाई और हायर इंटेंसिटी लगाई और हायर इंटेंसिटी लगाई तो करंट बढ़ गया, लेकिन वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे, छोटा सा ही एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने के बाद हमने देखा कि वो सभी जाके स्टॉप हो गए। तो ये इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल हमको समझ में आता है कि अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा? अगर आपने देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और सामने अगर आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया तो इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही, तो वो इतना ज़्यादा उनके नंबर में करंट में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो जाके एक सैचुरेट हो जाती है वैल्यू, क्योंकि करंट तो उसी के हिसाब से फ्लो करेगा जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अच्छा जी, लेकिन अगर यहाँ पर हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रुकना चालू होंगे। इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से रुकना चालू होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम एनर्जी है। सेम एनर्जी कब है? जब हम एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर डाल रहे हैं। अच्छा जी, स्पेशल फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? तो इस चीज़ को जरा रिसर्च करके देखें, इस चीज़ को जरा और थोड़ा सा बढ़ के देखें और थोड़ा सा डीप में जाके देखें तो क्या पता चलता है। अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं कि कैसे, अब जरा वही चीज़ जो हम रियल लाइफ में हमारे होती है कि एक प्लेट होती है, उसके ऊपर क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, उससे हमारा कुछ प्रोसेस होता है और हमारे करंट प्रोड्यूस होता है। ये कुछ हम लोग कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं इस चीज़ के बारे में। अच्छा, तो हम बस वही देख रहे हैं कि अलग अलग लाइट डालने पर क्या इसमें करंट फ्लो होता है, क्या इसमें अलग तरह का करंट फ्लो होता है, क्या इसमें क्या नया होता है। तो बस वही चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो सबसे कम एनर्जी है आपके रेड में। तो मान लीजिए हमने एक रेड कलर का बल्ब लगाया, उसका 100 वाट का बल्ब लगाया, हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले। अच्छा भाई, नहीं निकले तो क्या करें, इनकी एनर्जी को और बढ़ा के देखें, एनर्जी को, यानी 1000 वाट का बल्ब लगा के देखें। 1000 वाट का बल्ब लगा के देखा, रेड था, फिर भी नहीं निकले। तो भैया ये क्या हो रहा है? यूवी लाइट डाली थी लेनार्ड जी ने, निकल गए थे। अभी हम रेड कलर की लाइट डाल रहे हैं, नहीं निकल रहे। तो कुछ तो गड़बड़ है भाई, ठीक है भाई, रेड को हटाते हैं, ऑरेंज की लाइट के लगा के देखा,
मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए ऑरेंज कलर की लाइट भी हमने उसके ऊपर डाली, तो देखा फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले तो फिर गड़बड़ हो गया भाई, क्योंकि हम इधर यहां पर एनर्जी भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज 100 वाट 1000 वाट 2000 वाट का करते चले जा रहे हैं, पर हम देख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं निकल रहे, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो डिस्क्रीट एनर्जी पार्टिकल कुछ है क्वांटा, यानी वो इतनी एनर्जी लेके ही नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉन्स निकल सके बाहर। ये कुछ समझ में आने वाली बात लगी। अच्छा जी, हालांकि उस समय फोटोन वगैरह के बारे में सर्चेज बातचीत नहीं हुई थी, वो बाद में उसके बारे में रिसर्चेस हुई। लेकिन जरा सोचिए, उनके लिए जब फोटोन के बारे में जब वो डिस्कस नहीं कर रहे थे, तब ये कितनी ज्यादा एक बड़ी बात होगी कि भैया उस टाइम पर ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं कि भैया कुछ हो रहा है जिसके कारण नहीं लग रहे। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमने जैसे ही ऑरेंज से थोड़ा सा ऊपर जाती है, थोड़ा सा ऊपर गए और येलो लाइट पर गए, मान लीजिए येलो लाइट का 10 वाट का बल्ब ही लगाया, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं सभी 10 वाट 100 वाट 1000 वाट, मान लो 10 वाट का बल्ब ही लगाया और हमने देखा अरे इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो गए। ऑरेंज का हमने 1000 वाट का लगा दिया था, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले थे, बट यहां तो 10 वाट का ही बल्ब लगाया और निकल गए। तो ऐसा क्या हो गया भैया, इसके 10 वाट में ऐसा क्या खासियत थी? अच्छा फिर वही वाला रोटेशन, 10 वाट से 100 वाट लगा दिया, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी भैया, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, बट क्या बढ़ा? करंट बढ़ा। हमने 10 वाट के बजाय 100 वाट का बल्ब लगाया, करंट बढ़ गया। 1000 वाट का बल्ब लगा दिया येलो का, करंट बढ़ गया, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। अच्छा लेकिन एक चीज हमें नई देखने को मिली, क्या कि येलो से जैसे ही हमने और शिफ्टिंग ऊपर की, मान लो ग्रीन पर चले गए, इस बार जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनके पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा थी। किससे ज्यादा थी? उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी किससे ज्यादा थी? उनके पास जो एनर्जी ज्यादा थी किससे? येलो वाले से थोड़ी सी ज्यादा थी। यानी उसको रोकने के लिए थोड़ा ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ा, तब जाके वो देर में रुका। यानी येलो लाइट में ऐसा क्या था और ग्रीन लाइट में ऐसा क्या है? फिर वही एक चीज इमेजिन कीजिए, डिस्क्रीट एनर्जी पार्टिकल क्वांटा, यानी कुछ तो लाइट लेके आ रही है एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन को दे रही है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, एक मूवी वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे बच्चों को रियल लाइफ में जो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए मूवी की टिकट है 400 रुपये, ठीक है, नॉर्मल ऐसा नहीं होता लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए थिएटर में मूवी की टिकट है 400 रुपये की, आपके घर में 10 लोग हैं, बट यू आर अलाउड टू टेक मनी फ्रॉम 1 पर्सन ओनली। आप सिर्फ किसी एक इंसान से ही पैसे ले सकते हैं, आप किसी एक इंसान से ही अगर पैसे ले सकते हैं, तो अगर उस इंसान ने हर, मेरे को तो भैया 10 लोग हैं लेकिन हर कोई आपको 200 रुपये ही देने को तैयार है और सिर्फ एक बंदे से, सिर्फ एक इंसान से आप पैसे ले सकते, तो 200 रुपये में तो आपका काम चलना ही नहीं है। तो आप कहते हो भैया कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, आप मूवी नहीं जाता है। सिमिलरली मान लो कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके घर में 20 लोग हैं, सभी पैसे देने को तैयार बट सिर्फ 300 रुपये देने को तैयार। अब उसे सिर्फ 300 रुपये मिलने हैं, 300 रुपये टिकट, मूवी की टिकट ही भैया 400 रुपये की आनी है, मूवी की टिकट ही 400 रुपये की आनी है, तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा एक पर्सन ऐसा था जिसके घर में 400 रुपये दे रहे थे सभी, तो आप सब समझिए अगर 10 लोग हैं जो 400 रुपये दे रहे हैं, तो एक नहीं 10 बंदे, समझिए एक नहीं 10 बच्चे मूवी देखने जा सकते हैं कि नहीं? हर किसी को एक एक बंदा 400 रुपये दे देगा, तो यानी काम चल गया, हमारा काम चल गया, मिनिमम हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो अब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट और ये सब चीजें हैं क्या? अब जरा और समझिए, किसी एक के घर में ऐसा भी था जिसने 500 रुपये देने को तैयार थे, तो उसके पास तो 100 रुपये और बच गए भैया, 100 रुपये और बच गए, तो वो 100 रुपये किसमें यूज करेगा? एनर्जी उसके पास आएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास रहेगी। तो सिमिलरली इसको थोड़ा सा कनेक्ट करा के देखें,
अगर जो रेड से जो कुछ भी डिस्क्रीट एनर्जी पार्टिकल्स कुछ आ रहे थे, उनके पास एनर्जी इतनी थी ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा सकें, यानी कुछ एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती होगी। दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ध्यान रहे, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अच्छा जी, अब रेड से ऑरेंज पर गए थे और ऑरेंज के बाद मिनिमम हमने किस पर कौन सी फ्रीक्वेंसी डाली थी तब जब इलेक्ट्रॉन निकलने चालू हो गए थे? येलो की बात अगर हम करें तो जो येलो की फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई? क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, तो ये चीज जरा समझ में आ गई। अब देखिए, जिस घर के लोग उसे मान लीजिए 1000 रुपए दे रहे हैं किसी बच्चे को, तो 1000 रुपए दे रहे हैं, यानी कोई एक लाइट है जो वॉयलेट कलर की लाइट है, तो उसे इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए तो कुछ वर्क फंक्शन चाहिए। बची हुई एनर्जी को किस में यूज करेगा? बची हुई एनर्जी को अपनी काइनेटिक एनर्जी में यूज करेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी कलर की लाइट का इंसिडेंट रेडिएशन उस पर्टिकुलर मेटल पर हो रहा है। जिस भी कलर की लाइट का, अब अलग अलग कलर की लाइट है तो उनके पास अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को भैया जितनी एनर्जी वर्क फंक्शन के लिए चाहिए वो वर्क फंक्शन के लिए एनर्जी खर्च कर रहा है। बची हुई एनर्जी को किस में यूज कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। इस चीज को हमने आगे पढ़ा, इस चीज को आगे देखा, यानी इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो किस में खर्च हो रही है? इंसिडेंट एनर्जी की जो रेडिएशन है, जो एनर्जी है वो किस में खर्च हो रही है? वर्क फंक्शन में। और बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर यहां से हम काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें तो बची हुई काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? इंसिडेंट रेडिएशन में से वर्क फंक्शन को घटा दो, इतनी एनर्जी बची, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। और इसमें अगर काइनेटिक एनर्जी को जैसे छोटा सा डेरिवेशन है कि काइनेटिक एनर्जी की जगह ईवी रखा और ये ई से हमने डिवाइड कर दिया, तो आप जरा एक चीज देखिए जरा यहां पर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो क्या ये आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसा नहीं दिख रहा, जिसका स्लोप क्या बता रहा है? h अपॉन e, जिसका स्लोप बता रहा है आपका h अपॉन e। आइंस्टाइन जी ने इस चीज को 1905 में ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसा होता है। उनके जनरल में उन्होंने बताया था, अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिक्स में बताया था उन्होंने। तो बस यही और इन्हीं चीजों को जो और डीप में रिसर्च करते चले गए, उन थ्योरीज के कारण, उन थ्योरीज की वजह से, इतनी मेहनत करने की वजह से द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन जी को 1921 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। बाद में मिल्टन जी ने डिजाइन किया, इसके ऊपर थोड़ा सा और डिजाइन किया, तो एक नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसकी वजह से, बहुत ही वो बड़ा एक्सपेरिमेंट था हालांकि वो भी, तो उसकी वजह से उनको भी एक नोबेल प्राइज मिला। अच्छा जी, और एक चीज और शेयर करें इस बारे में आपको कि ये टाइम अगर देखो तो वंडर ईयर वाला जो हमने अभी बात की थी, तो आप भी इस ईयर को वंडर ईयर में बना सकते हो। आपने न्यूटन जी के बारे में सुना होगा। न्यूटन जी के टाइम पर भी, न्यूटन जी भी जब उनका पेंडेमिक का टाइम चल रहा था, उनका भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, जब उस समय बहुत ही सुनते हैं महामारी फैली थी प्लेग नाम की। तो उस लॉकडाउन के समय में उन्होंने इतनी सारी रिसर्चेस की थी। द ग्रेट जो उनका जो फेमस जो एक्सपेरिमेंट, जो एक इंसिडेंट हुआ था एप्पल गिरने वाला, वो भी उसी टाइम की बात है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस घर पे रह के की थी। और वो 1 साल का जो लॉकडाउन पीरियड था, उस पीरियड को उन्होंने द ईयर ऑफ वंडर्स नाम दिया था। तो समझिए लॉकडाउन का पीरियड आपके लिए, आप बच्चे, आप लोगों के लिए कितना ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। बस आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं, घर से ना निकलें, आराम से बैठ के फिजिक्स का आनंद लें, साइंस के मजे लें और अपनी इस चीज को आगे बढ़ाएं। मैं यही फिलहाल इतना ही बात करना चाहता हूं आपसे। आगे मिलेंगे। धन्यवाद।